हेलो गाइस, के बी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम विद्युत वायरिंग से लेकर के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि PGCIL का जो एग्ज़ाम होने वाला है पावर ग्रिड का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ये साबित होंगे। इसके अलावा जो अभी PGCIL का जो ITI के थ्रू फॉर्म आया हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आगे विगत एग्ज़ाम आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा 1 महीने 2 महीने बाद। और इसके अलावा अन्य जो टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते रहते हैं इलेक्ट्रीशियन संबंधित, उनमें भी ये इम्पोर्टेंट आता है। वायरिंग, विद्युत वायरिंग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चों के अधिकतर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं इन चीज़ों को। तो इसलिए आज चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। आज विद्युत शक्ति में विद्युत उत्पादन केंद्रों से उपभोग स्थल तक पहुँचाने का माध्यम क्या है? तो ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइनें। इसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ पे विद्युत वायरिंग से आप क्या समझते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भवन, कार्यालय, उद्योगशाला आदि में विद्युत शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराना ही विद्युत वायरिंग अथवा वायरिंग कहलाता है। वैद्युत वायरिंग या वायरिंग कहलाता है। वैद्युत वायरिंग की स्थापना किनके अंतर्गत संपन्न करानी चाहिए? तो पूर्ण सुरक्षा गुणांक एवं भारतीय विद्युत नियमों के अंतर्गत जो है हमको विद्युत वायरिंग घरों में या जहाँ भी करना हो करना चाहिए। तो भारतीय विद्युत नियमों का पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ सुरक्षा का ध्यान भी रखना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर BSI का फुल फॉर्म क्या है। तो BIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं पर जो है NEC का भी फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार, तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। और इसके अलावा चलिए आगे बात करते हैं। यहीं पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर विद्युत वायरिंग को किसमें विभक्त करना चाहिए? तो उप परिपथों में। मतलब जो विद्युत वायरिंग होती है, तो जैसे पूरे घर की वायरिंग है, उसको उप परिपथों में जो है सब सर्किट में डिवाइड करना चाहिए। आगे बात करेंगे। यहीं पर देख सकते हैं आप लोग, लाइट एंड फैन एवं पावर के प्रत्येक उप सर्किट में अधिकतम कितने उपभोग बिंदु होने चाहिए? 10 से अधिक, और पावर के प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। अधिकतम 10 होने चाहिए उप परिपथ में, और पावर में जो पावर के जो प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक बिंदु उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से जिसको जिक्र कर देता हूँ, उप परिपथ में जो बताया गया, लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक बिंदु नहीं होने चाहिए, उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। वहीं भी बात करेंगे तो पावर के प्रत्येक उप परिपथ में तो 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट एंड फैन उप परिपथ में कुल लोड कितने वाट होना चाहिए? तो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं पे बात करेंगे लोड की गणना करते समय पावर सर्किट का लोड कितना माना जाता है? तो 1000 वाट माना जाता है। हम उन्हीं क्वेश्चन की आज बात कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में आते हैं, केवल उन्हीं का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। सॉकेट समानता कितने पिन वाला स्थापित करना चाहिए? 3 पिन वाला। पावर परिपथ में कितनी रेटिंग काला वाला सॉकेट स्थापित करना चाहिए? तो 15 एम्पियर 220 वोल्ट रेगुलेटिंग सॉकेट, रेटिंग युक्त सॉकेट यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। 15 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग युक्त जो है सॉकेट यूज करना चाहिए। फ्यूज हमेशा किस लाइन में लगाया जाता है? तो किस तार में? तो हमेशा फेज तार में, या इसी को लाइव वायर भी कहते हैं, में लगाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्यूज को जो है सर्किट में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, डिवाइस के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, याद रखें। आगे बात करते हैं यहीं पर। तो 3 फेज AC लाइन में तीनों फेजों के लिए किस रंग का तार प्रयोग करना चाहिए? तो रेड, येलो, ब्लू, RYB। आगे बात करेंगे यहीं पर मध्यम तथा वोल्टेज, उच्च वोल्टेज 650 वोल्ट या 11000 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनों, ट्रांसफार्मर आदि की अर्थिंग किस प्रकार होनी चाहिए? तो 2 ही अर्थिंग होनी चाहिए, डबल अर्थिंग। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो बताया गया है क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर लीकेज परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए, यानी कि इंसुलेटिंग में अगर इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मापना है तो मैगर यंत्र से हम माप सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, किसी भी प्रकार की नई स्थापित विद्युत वायरिंग सप्लाई चालू करने से पूर्व किस यंत्र द्वारा धारा लीकेज परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए? तो मैगर यंत्र से ही कर सकते हैं। और मैगर यंत्र से ही उच्च रजिस्टेंस या जो इंसुलेटिंग जो मटेरियल होता है उसका जो रजिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, और वो भी मेगा ओम में।
आगे बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ट्री सिस्टम है वायरिंग का, उसके 2 गुण बताइए। तो इसकी कुल लागत मूल्य कम होता है, इसके लिए कम केबल की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर एमसीबी का पूरा नाम बताइए। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और यह एक जो है रक्षा प्राणी है, यानी उपकरण होता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। और वायरिंग में कुछ सहायक सामग्रियों का नाम बताइए। देख सकते हैं आप लोग, ये सब जो है वायरिंग की सहायक सामग्री होती हैं। इसके बाद यहाँ बात करेंगे केबल को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो केबल को जो है भिन्नात्मक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद यहाँ बात करेंगे TCTS केबल का अन्य नाम क्या है। तो इसका नाम है टफ रबर शीथ्ड केबल, TRS केबल भी इसको कहते हैं। PVC किस प्रकार का पदार्थ है। तो PVC नमी, जल, अम्ल एवं वातावरण परिवर्तनों से अप्रभावित रहने वाला एक कठोर सिंथेटिक पदार्थ है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इधर तो नहीं, आप लोग देख सकते हैं, इधर भी एक नज़र आप लोग देख लीजिए। स्थायी वायरिंग कितने प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार की होती है। केपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, लेड शीथ्ड वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग। केबल्स के क्रॉसिंग पर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। लकड़ी के 1.3 सेंटीमीटर मोटे सेपरेटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। वैद्युत वायरिंग कितनी विधियां हैं। तो 2 हैं, स्थायी और अस्थायी। इधर भी देख सकते हैं आप लोग, बैटन वायरिंग का स्थान किस वायरिंग के ने ग्रहण कर लिया है। तो PVC की केपिंग वायरिंग ने। और इसके अलावा बैटन वायरिंग एवं लेड शीथ्ड वायरिंग में क्या अंतर होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों में ये अंतर होता है। लेड शीथ्ड वायरिंग में TCTS TRS PVC केबल के स्थान पर लेड कवर्ड PVC केबल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कंड्यूट पाइप का आंतरिक व्यास कितना होता है। तो 16 से 65 मिलीमीटर तक होता है। इसके अलावा यहाँ भी आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग के 2 लाभ बताइए। इसके अलावा जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आगे बात करते हैं, केबल्स के सिरों पर किनका प्रयोग करना चाहिए। उचित आकार के लंग्स का प्रयोग करना चाहिए। केबल संयोजन का नियंत्रण किससे किया जाता है। तो प्रत्येक मंजिल पर स्थापित वितरण बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस, निरंतरता परीक्षण, कंटिन्यूटी टेस्ट कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा ध्रुवता परीक्षण कार्य यानी कि पोलैरिटी टेस्ट कार्य के लिए किनका प्रयोग किया जाता है। तो लैंप परीक्षण और नियॉन टेस्टर द्वारा परीक्षण किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यानी कि जो पोलैरिटी टेस्ट है, अगर उसका कार्य संपन्न करना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो एक टेस्ट लैंप द्वारा परीक्षण तथा नियॉन टेस्टर द्वारा परीक्षण, इनमें से किसी से भी परीक्षण कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस पेज में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध बराबर होता है वोल्टेज में सप्लाई वोल्टेज गुणे 5000 गुणे 10⁻6 बटे एम्पियर में पूर्ण लोड धारा। अगर ये मालूम हो जाए तो इससे हम गणना कर सकते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध की। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखें इसको, कभी काम पड़ सकता है। अर्थ का प्रतिरोध नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो मैगर अथवा अर्थ प्रतिरोध टेस्टर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैगर यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो मैगर
यानी जो मैगर यंत्र होता है उसमें डीसी जनित्र, डायनमोमीटर, प्रेशर कॉयल और धारा कॉयल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं वायरिंग में कौन कौन से दोष असमानता उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यूज उड़ना, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज एवं अर्थ है, ये सब दोष उत्पन्न हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? आप लोग देख सकते हैं फेज एवं न्यूट्रल का आपस में संयोजित हो जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। और शॉर्ट सर्किट के केस में जो है धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यूनिट की गणना करने का फार्मूला, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट बराबर होता है, यूनिट निकालना है तो कुल वोल्टेज गुणे कुल घंटे, ये प्रतिमाह वगैरह जो भी है, और बटे 1000 से भाग दे देंगे तो जो हमारे ये यूनिट निकल के आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ बात करेंगे, इस पेज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कुछ, जैसे लिखा है पावर उप परिपथ में कुल लोड कितने वाट से अधिक नहीं होना चाहिए? 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 90 नंबर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखे धारा का मान परिपथ के कुल धारा से में किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 1/5000 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं IE 85 के अंतर्गत सिरोपरी लाइन में दो पोल्स के बीच की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन अभी TG2 में पूछा गया रहा है, ये भी पूछा गया रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 67 मीटर, लगभग 60 मिल जाता है, तो 67 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए दो पोल्स के बीच की जो है दूरी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आयरन कंड्यूट पाइप का किसके समान प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो अर्थिंग लाइन के समान। इसके अलावा किस वायरिंग में यांत्रिक चोटों, पानी, अग्नि, गैस आदि की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है? क्लीट वायरिंग में। इस प्रकार से आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में लेकर के हम आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हाजिर होंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम। और आप लोग हमारे चैनल को, जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन भी दबा लेंगे। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।